चलो, तो सबसे बड़ी वो बात, सब अब नहीं ज्वाइन करेगा नहीं। हाँ अभी इस चैप्टर में थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, जहाँ हम जरूरत पड़ेगा हम बताएंगे। देखो इधर चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इधर देखो नाउ, अभी तक जब तुम लोग केमिस्ट्री में मैं डील कर रहा था आयनिक बॉन्ड वगैरह के बारे में, जब तुम्हें बता रहा था, ये बताया था कि एटम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल आयंस होते हैं, उसके बाद एटम्स अनस्टेबल होते हैं, उसके बाद बॉन्डिंग जब हो जाती है ना तो एटम्स क्या बन जाते हैं बेटा, स्टेबल। नाउ दिस थिंग, दिस पर्टिकुलर स्टेबिलिटी इज एक्चुअली डूइंग समथिंग, एंड दैट थिंग इज ड्यू टू change in stability of and molecules in nature led us to discuss about the stability, discuss about the new mechanism। देखो क्या है कि मतलब ये जो चेंज इन स्टेबिलिटी वाला जो नेचर है ना, आयोस यहाँ पे हो अच्छे तरह से, क्या है कि ये जो स्टेबिलिटी की चेंज है, ये पर्टिकुलर एटम्स की जो स्टेबिलिटी चेंज हो जा रही है, उसकी जो स्टडी है वही हमें अभी लेके जाएगी एक तरह से बोलो तो नए के ऊपर, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज केमिकल प्रोसेसेस। वो मैकेनिज्म कौन सा है बेटा, केमिकल प्रोसेसेस है। क्या है, कैन एनीवन डिस्क्राइब मी व्हाट इज कॉल्ड एज केमिकल प्रोसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ बालक, केमिकल प्रोसेस किसको बोलते हैं? मनीष, अभिनव, अदिति, क्रिस, आयुष, जिंदा हो तुम लोग? अकाउंट्स में चेंजिंग होता है तो केमिकल प्रोसेस नहीं पता। आयुष एनी आइडिया? क्रिस, विवेक, मनीष कोई आइडिया? अदिति, इधर देखो सुनो, केमिकल, पहले सबसे बड़ी बात है कि केमिकल प्रोसेस क्या होता है। सो व्हेनेवर द चेंजेस आर अकरिंग on changing upon a more chemicals, बता रहा हूँ, whenever the changes are occurring at very minute level, at very minute in the sense that is microscopic level, then we call it as a केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस ऐसे ही कुछ भी नाम नहीं रख दोगे, कोई भी चीज़ें केमिकल प्रोसेस के अंदर नहीं आती हैं। जब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेंज हो रहा है और जिसको तुम नोटिस, मतलब सिर्फ देख विजुअलाइज कर पा रहे हो, उसको फील नहीं कर पा रहे हो, टच नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, केमिकल प्रोसेस और केमिकल चेंज और केमिकल या केमिकल प्रोसेस और केमिकल चेंज, है कि नहीं? इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मनीष, अधिक, क्रिस, आस्था, आयुष, है ना? तो इस चीज़ को हम कैसे स्टडी करने वाले हैं, हम इस चीज़ को कैसे स्टडी करने वाले हैं? तो देखो ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं ना बेटा, दिस केमिकल चेंजेस occurring in changes occurring in nature are happened or is happening, जो भी बोलो, are happened due to chemical reactions. Now what is this thing? And this is a new word. क्या है कि भैया मतलब ये जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ऐसे अपने आप नहीं हो जा रहे हैं, ये चेंजेस के पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, वेयर दे आर गोइंग बेटा, ये अपने अगर मान लो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक
हाँ, जो मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है वो केमिकल रिएक्शन कर रहा है सबसे फर्स्ट, एंड एट द एंड ये जो केमिकल रिएक्शन है वो तुम्हें क्या रिजल्ट कर रहा है, केमिकल चेंजेस रिजल्ट कर रहा है। नाउ व्हाट इज दिस केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है क्या चीज, तो इस चीज को बोला जाता है बेटा ये रिएक्शन एक प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। जिसमें दो जिसका प्रॉपर्टी तो सबका से अलग होता है। इट इज अ प्रोसेस वेयर टू और मोर microscopic particles are interacting with each other, कॉम्बिनेशन वगैरह मत लिखो, क्या है कि भैया जब दो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, अभिनव, मनीष, अदिति, करुण्या, आस्था एंड आयुष, क्या है कि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं जब वो अदिति, करुण्या, क्रिस, आयुष, मनीष, कहाँ हो तुम लोग, यहीं पे हो या नहीं हो, चले गए हो? यस सर, यहीं पे हो? ओके अदिति, तो पॉइंट क्या है? यस सर। कि भैया सिंपल चीजें ऐसे नहीं, मतलब कुछ भी उठा के रख दोगे वो केमिकल रिएक्शन पे नहीं जाएगा। केमिकल रिएक्शन पे वही चीज जाने वाला है जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इंटरैक्ट करेगा, अपने आप नहीं। अपने आप सोचोगे कि एक एटम को 1 किलोमीटर दूर रख दिया, दूसरे एटम को 1 किलोमीटर दूर रखे हैं, तो वो अपने आप आके इंटरैक्ट नहीं, जब रिएक्शन नहीं करेंगे वो कब करेंगे? जब तुम दोनों को इंटरैक्ट कराओगे। इंटरैक्ट कहने का मतलब ये है, शादी वगैरह देखते हो, शादी वगैरह, मान लो अभिनव का शादी होगा तो अगुआ लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ, आएंगे ना। अगुआ लोग को काम क्या होता है शादियों में? बबुआ, ए बचवा, अरे सुनवा लोग कि ना सुनवा लोग, यहीं पे हो या नहीं हो बालक्स? तो अगुआ मतलब मीडिएटर। अरे क्या यार, बिहार से होके तुम मतलब, अरे यार इज्जत लुटवा दोगे तुम मेरा। बस मनीष, अगुआ का मतलब क्या है? अगुआ कौन होता है? हाँ, जाके मीडिएटर ही होता है। बस मीडिएटर भैया, उसका काम होता है दुनिया का सबसे गलत काम करना, ठीक है। अरे हम काहे के लिए मिलेंगे भाई? अभी हमारा शादी करने का उम्र हुआ, अभी हमारे लिए होंगे कोई, ठीक है। तुमको पता है हमारे शादी के लिए आया था अभी, पता है 18 लाख रुपए दहेज। हमने बोला वो सर मीडिएटर क्या जरूरत है? अरे हाँ, अरे बोल रहे हैं ना, मीडिएटर आया था, ठीक है। तो मीडिएटर के अनुराग मिश्रा सर जी, आप 18 लाख रुपया दहेज ले लीजिए, एक तो गाड़ी ले लीजिए, शादी ब्याह जल्दी कर लीजिए। उन्होंने बोला सर जी आप जिस लड़की की उम्र बता रहे हो उस लड़की से मैं 3 साल अभी छोटा हूँ। सर आप इतने कम उम्र में कैसे पहुंच गए उतना दूर? मैंने बोला सर ये हमारे पापा का कमाल है, पापा का ज्ञान है, ठीक है। फिर वो बोलता है ठीक है सर जी, कोई बात नहीं हम जा रहे हैं। क्या ही करोगे, कोई बात नहीं यार, दहेज छूट गया यार, बट सिंपल सी बात है। ओए बालक, दहेज वहेज लेके शादी नहीं करना है मेरे स्टूडेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल लव मैरिज पे विश्वास रखना, दूसरा बात अरेंज मैरिज इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। यस सर। यप, सो सिंपल सी बात है, क्या है कि भैया अगर रिएक्शन करना है तो क्या की जरूरत है? मीडिएटर्स की जरूरत है। सिंपल सी बात है, अगर वेडिंग होगा तो उसमें मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। और यही बात, यही लॉजिक, सिंपल सी बात है। मतलब एटम्स कभी आपस में सोचते लोग, पहले पता है तुम कभी भी किसी टीचर से पूछोगे कि क्या सर एटम स्टेबल रहते हैं हरदम, ऐसे क्यों नहीं कंबाइन हो जाता है, अचानक से कोई कंपाउंड क्यों नहीं फॉर्म होते रहता है? तो सबसे बड़ी बात, अचानक से सब वर्ल्ड में अभी इस टाइम पे हरदम कंपाउंड फॉर्म होते हैं, हरदम कंपाउंड ब्रेक होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन होती है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, एक बात हरदम याद रखना बालक, कि ऐसा नहीं है कि एटम अगर है तो वो कंपाउंड बनाएगा ही। वो एटम तभी कंपाउंड बनाएगा जब उसको तुम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर वे में इफेक्ट करो। और उसी चीज़ की हम स्टडी करने वाले हैं कि ये इंटरेक्शन कैसे किया जा सकता है। तो देखो, टू डू दिस इंटरेक्शन क्या है कि ये जो इंटरेक्शन है ना बेटा, मतलब एटम्स के बीच में
इंटरेक्शन को कैसे लेकर आओगे? तो इंटरेक्शन को लाने के लिए 5-6 टेक्निक्स हैं, और वो 5-6 टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रेशर वेरिएशन। ठीक, अगर प्रेशर वेरी करते हो तो क्या हो सकता है? इंटरेक्शन हो सकता है। सिंपल सी बात है, अगर लड़की के पापा का दबाव रहा, लड़के के पापा का दबाव रहा, तो वेडिंग इंटरेक्शन जरूर पॉसिबल है। ठीक, दूसरी बात क्या चीज़, सेकेंड पॉइंट क्या है कि तुम्हारे पास टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो तुम ऑफ कोर्स इंटरेक्ट करते हो। पार्टिकल्स जो भी हैं 98%, तुम एक बात बताओ, 98% टेम्परेचर वेरिएशन पे ही होता है। 98% जो कंपाउंड्स बनते हैं वो टेम्परेचर वेरिएशन के इफेक्ट को ही फॉलो करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। प्रेशर वेरिएशन, टेम्परेचर वेरिएशन। थर्ड वन इज वॉल्यूम वेरिएशन। ठीक, क्या करते हो बेटा? वॉल्यूम को अगर वैरी कराते हो, कहीं स्पेस को चेंज करते हो ना, तो वो स्पेस की चेंजिंग भी जो है वो इंटरेक्शन क्रिएट कर सकती है। वॉल्यूम बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि वॉल्यूम के थ्रू हम करते हैं, मेनली प्रेशर एंड टेम्परेचर ही इफेक्ट करते हैं। फोर्थ वन इज, एंड दैट आर इम्पॉर्टेंट नाउ, लाइट। यू आर गोइंग टू सी इट कि हाउ लाइट इज एक्चुअली लेटिंग द पार्टिकल्स टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर। लाइट की जो वेरिएशन है बेटा, लाइट की जो वेरिएशन क्या करती है ना, वेवलेंथ उसी में चेंज लाती है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, विच अल्टीमेटली क्या करता है बेटा? एनर्जी चेंज करता है, चेंजेस एनर्जी। सर सनलाइट, यप, सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, सारे तरह के लाइट हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ सनलाइट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस रिक्वायर्ड, चेंजेस एनर्जी ऑफ द एटम्स। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ लाइट रेज एक्चुअली क्या करते हैं? ये इंटरेक्शन लाते हैं। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज बेटा वाइब्रेशंस, इंटरनल वाइब्रेशंस एंड ऑल। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है, वर्ल्ड हरदम एक वाइब्रेशन पे रहता है, पूरी यूनिवर्स एक वाइब्रेट कर रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर फिक्स फ्रीक्वेंसी पे, हम भी उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर तुम वाइब्रेशंस को चेंज करते हो तो ये एटम्स क्या होने वाले हैं? फास्ट वे में रिएक्ट, फास्ट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, और तुम इसको नोटिस भी कर सकते हो, देखते हो ना, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा एक बड़े पैमाने पे होते हैं, जस्ट ड्यू टू द वाइब्रेशंस ऑफ प्लेट्स दैट आर अकरिंग इनसाइड आवर अर्थ। समझ में आया कि नहीं आया? सो दैट इज आवर वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट दैट इज रिक्वायर्ड कि हाउ a reaction is going to happen. A reaction is never going to happen if you will not let them interact. They have to interact by either of these four processes. Ultimately, none of the atom, none of the molecule are going to interact with each other just by simply bringing them together. They will only interact if any one of these 5 properties are met. Then they are going to form a new compound. समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहली बात क्या है इंटरेक्शन की? क्या तुमने सीखी कि क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है? इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट। इंटरेक्शन 5 ही चीज़ों से पॉसिबल है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बालक? क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? मनीष, अदिति, आस्था, आयुष, क्रिस, अभिनव, क्लियर है, क्लियर है ना? Yes, sir. क्लियर है सर, क्लियर है। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आ जाओ। नाउ हाउ these interactions we are going to represent, the point is कि how to represent these interactions, these kind of reactions in a simple way. That simple way was called as chemical equation. ठीक है, so for a chemical change, for a chemical reaction, for a chemical reaction when we try to represent the initial क्या लिखा जाए? Initial body with final body, then it is called as केमिकल इक्वेशन। थोड़ा सा इसको देख लेना बुक में, एक प्रॉपर डेफिनेशन। आई थिंक लॉजिकल डेफिनेशन इज मच मोर परफेक्ट देन प्रॉपर डेफिनेशन। क्या है केमिकल इक्वेशन? ऐसा नहीं होता है कि केमिकल इक्वेशन में कुछ भी लिख दोगे। क्या है? इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग
द इनिशियल बॉडी विद रिस्पेक्ट टू फाइनल बॉडी। कैसे हम इनिशियल बॉडी से, कैसे हम एक पर्टिकुलर इनिशियल ऑब्जेक्ट से कैसे चेंज करते हैं और वो चेंज तुम्हारे पास फाइनल वैल्यू कैसे लेकर आता है, इस सारी चीज़ों को जो रिप्रेजेंट करता है ना एक सिंगल लाइन में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस में सबसे बड़ी बात है क्या क्या होता है? रिएक्टेंट्स के बारे में नॉलेज होता है। सेकेंड, लास्ट में तुमको प्रोडक्ट के बारे में मालूम चलता है। थर्ड, हाउ तुम केमिकल इक्वेशंस में एकदम क्लियरली देख पाओगे कि हाउ केमिकल चेंज इज अकरिंग, ये भी देख पाओगे कैसे केमिकल चेंज अकर हो रहा है। ठीक है, और लास्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इवन केमिकल इक्वेशंस टेल अबाउट द कैटलिस्ट, अ न्यू नेम। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू वी मीन बाय कैटलिस्ट? जो केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, देखो फास्ट कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है। हाँ, फास्ट या स्पीड कर देता है, ये बहुत अच्छी लाइन है। और उसका लेकिन ये तो ये वर्क होता है ना, ये तो इसका कैटलिस्ट का वर्क होता है ना। ये आस्था है ना, आस्था लड़ाई कर रही है क्या? आस्था यहाँ पे हो? ओ ठीक है, तो देखो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि भैया ये कैटलिस्ट का काम क्या होता है? अदिति, क्रिस, आयुष, तुम लोग कुछ बताओ, ये कैटलिस्ट किस चीज को बोलते हैं? पहले ये बताओ। काम तो तुम दोनों ने बता दिया, मनीष एंड अभिनव। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? अदिति, क्रिस, आयुष? हाँ, इंक्रीज कर देता है, ये तो उसका वर्क है। तो देखो कैटलिस्ट सुन, देखो कैटलिस्ट क्या है? कैटलिस्ट है ना, मतलब देखो मनीष कुछ हद तक सही है, मतलब वही बात है, मतलब घिसा पिटा एक डेफिनेशन है, वर्क ही मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैटलिस्ट होता है क्या? तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट which brings rapid interaction between the particles। ठीक है, which brings rapid और slow interaction। ठीक है, देखो मैं क्या लिख रहा हूं कि ये कैटलिस्ट ऐसा नहीं होता। कैटलिस्ट कुछ भी, कैटलिस्ट तुम बुला सकते हो, कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कैटलिस्ट की लेकिन एक प्रॉपर्टी जरूर होगी कि सबसे बड़ी बात है कैटलिस्ट में हरदम नोटिस करना कि वो इंटरैक्शंस को क्या करता है ना, या तो स्लो करता है या फिर फास्ट करता है। जैसे मान लो कोई चीज़ इंटरैक्ट कर रहा है तो उसमें क्या करेगा? स्लो करेगा या फिर फास्ट करेगा। देखना जब जैसे ही डाइवोर्स का बात होगा ना, और मान लो उसमें एक नहीं होता है घी डालने वाला एक पर्सन होता है। ठीक है, तो वो जो घी डालने वाला पर्सन होगा ना बेटा, हरदम नोटिस करना, आएगा घी डाल के जाएगा, वो घी आग लगा के ही जाएगा या फिर क्या करके जाएगा। अब आग लगी है तो बुझाना तो तुम्हारा काम है, पानी फेंकना तो तुम्हारा काम, तुम फेंको या ना फेंको, आग को अगर सह लोगे तो ठीक है, नहीं सह पाओगे तो आग तुम जला डालेगा। ठीक है ना, तो कैटलिस्ट से बच के रहना। घर में रिलेटिव्स आर कैटलिस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट कैटलिस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स आर रिलेटिव्स। ओके, सो आई बिलीव देम, दे वर्क, their work is quite definite, their work is quite nice, and they work as a catalyst. Mainly always they bring certain kind of क्या बोलते हैं, मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने वाला काम जो करता है ना, वही रिलेटिव्स होते हैं तुम्हारे। ठीक है, तो रिलेटिव्स आर कैटलिस्ट हियर। बट वन पॉइंट रिमेंबर कि भैया कैटलिस्ट मतलब ऐसे नहीं है कि कैटलिस्ट तुम कुछ भी चूज कर लोगे। कैटलिस्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? मैंने क्या बोला? इंटरैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह का इंटरैक्शन है उसके ऊपर तुम्हें कैटलिस्ट को यूज़ करना होगा। ठीक है ना, अब इंटरैक्शन डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा रिएक्शन फास्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा रैपिड है, और इंटरैक्शन उसमें तुमने यूज़ किया हुआ है, इंटरैक्शन टेम्परेचर वगैरह पे ऊपर यूज़ किया है, तुम उस क्या कर सकते हो कि कैटलिस्ट को यूज़ करके कुछ इंटरैक्शंस को शांत कर सकते हो।
ठीक है, अगर तुम्हें शांति पसंद है, सो दैट इज़ व्हाट दीज कैटलिस्ट डू, ठीक है। एंड एक बात याद रखना, एक रिएक्शन के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर तुम्हें बताऊं, एक कैटलिस्ट ही होते हैं, दे गाइड द रिएक्शन। क्या है, ये जो कैटलिस्ट है ना बेटा, ये रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरह से गाइड करते हैं, मतलब एक अलग ही लेवल पे। और 98% चांसेस ये रहता है कि तुम देखोगे ना कभी भी तो कैटलिस्ट ही काम करते हुए मिलेंगे, तुम कभी भी नोटिस करना, रिएक्शंस में कैटलिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। चलो सो देखो, अब हम स्टडी करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो हमने प्रॉपर्टीज समझ ली कि क्या क्या रिक्वायर्ड है केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। क्या क्या रिक्वायर्ड था, केमिकल मतलब एक रिएक्शन की रिक्वायरमेंट थी, रिएक्शंस इंटरेक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, इंटरेक्शन मेनली कैटलिस्ट के ऊपर बेस्ड होता है। इंटरेक्शन जो है टोटली, पहले तो इंटरेक्शन जो है रिएक्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, साथ में अगर रिएक्टेंट्स काम नहीं कर रहे होते तो उनको काम करवाने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो इंटरेक्शंस कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली यू विल सी all those type of interaction can depend on two things called as reactants and another is called as catalyst. So देखो, बट टिल नाउ अभी देखो तुम्हारे क्लास 9th 10th की स्टडी में सिर्फ कैटलिस्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हम अभी जो पूरी की पूरी स्टडी करने वाले हैं ना, फर्स्ट चैप्टर वो रिएक्टेंट बेस्ड स्टडी करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर में थोड़ी बहुत कैटलिस्ट का काम है, थोड़ा बहुत मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिस्कस किया गया अच्छे से, लेकिन अभी जो हम क्या चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, रिएक्टेंट्स के ऊपर। सो दे गाइड द रिएक्शन एंड आर अनस्टेबल। तो रिएक्टेंट्स किसको किसको बोलते हैं, चलो देखो आज, और रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं तुम्हारे, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिएक्टेंट्स तुम किस चीज़ को बोलोगे, ठीक है बालक। क्लियर है कि नहीं क्लियर हो रहा है, बताओ। तो रिएक्टेंट्स की नेचर क्या होती है, दे मस्ट बी अनस्टेबल। रिएक्टेंट्स क्या होने चाहिए, सबसे बड़ी बात है अनस्टेबल होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट्स स्टेबल है तो कभी इंटरेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। अगर शादी होना है, लड़का लड़की तैयारी नहीं है, तो बेटा शादी कभी नहीं होगी, है ना। तो देखो रिएक्टेंट्स मस्ट बी अनस्टेबल। सेकेंड पॉइंट है, दे शुड हैव एनर्जी ऑलवेज लेस देन not less than, always they should have energy always greater than the energy of the total energy, लिखो दो, total energy of products combined। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बेटा, ये रिएक्टेंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्या कि अनस्टेबल होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या रिक्वायर्ड है कि भैया जो रिएक्टेंट्स की एनर्जी होगी ना, मतलब अपन के जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, तुम्हारे टोटल प्रोडक्ट की जो एनर्जी उससे कम ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो रिएक्ट करेंगे और स्टेबल होंगे। और जब चीज़ें स्टेबल होती हैं, सुनो मेरी बात, क्या कि जब एक पॉइंट नोट याद रखो, ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ, नोट है इफ थिंग्स लूज एनर्जी, things lose energy they become stable, ठीक है। क्या है कि अगर लूज एनर्जी करते हो बेटा तो तुम क्या हो जाते हो, स्टेबल हो जाते हो। इसीलिए तुम्हारे रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज हो जानी चाहिए व्हेन दे आर फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स। अगर इंक्रीज रहा तो अगेन प्रोडक्ट्स के बाद भी रिएक्शन चलते रहेगा। और यही होता है यूरेनियम के केस में, क्या होता है यूरेनियम के केस में कि भैया एनर्जी, टोटल एनर्जी डिक्रीज नहीं हो पाती है। शुरुआत में जो एनर्जी रहती है उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ इनिशियल रेडियो एक्टिव इमिशन। उसके बाद अगेन इसीलिए चेन रिएक्शन, सुने होगे नहीं सुने हो क्लास 9th में कि यूरेनियम चेन रिएक्शन करता है कि नहीं, सुना है किसी ने बालक?
तो इस बात को एकदम ध्यान में रखो कि यूरेनियम चेन रिएक्शन करता है, उसके पीछे रीज़न यही है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो प्रोडक्ट्स तुम्हारे अगेन केमिकल रिएक्शन में जा सकते हैं कब, जब तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी हो वो क्या हो, ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी ऑफ योर प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स कि जो रिएक्टेंट्स होने चाहिए वो अनस्टेबल होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। और ये फॉलो होता है, यही नेचर फॉलो करता है। स्टेबिलिटी तभी अटेन करने वाले हो जब तुम्हारी टोटल एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बालक, समझ में आया कि नहीं आया?